नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरदार में स्वागत है आपका। और खबरदार में आज हम बात करेंगे आतंक के आका हाफिज सईद की। आतंक की फसल को खाद पानी देने वाले आतंकवादी हाफिज ने अपना चूल्हा बदल लिया है। हाफिज ने अपने प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा का नाम बदलकर तहरीक-ए-आज़ादी जम्मू कश्मीर रख लिया है। मगर हाफिज ने अपने संगठन का नाम क्यों बदला, इसके पीछे उसकी कौन सी और कैसी साजिश है, आज खबरदार में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले आतंक के आका के बदले हुए चोले की पूरी रिपोर्ट देखिए। ये बगावत नहीं है, ये आजादी की तहरीक है। इंशाअल्लाह सब मिलकर डटकर इंशाअल्लाह इन साजिशों का मुकाबला करेंगे। कि सबसे पहला मसला इस वक्त इंडियन फोर्सेस को कश्मीर से निकालना है, तो आज़ादी सबसे पहला मसला है। आतंक के आका ने बदल लिया चोला। जमात-उद-दावा अब हो गया तहरीक-ए-आज़ादी जम्मू कश्मीर। आतंकी हाफिज सईद ने चला है नया दांव। हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक की साजिश रचने वाले, हिंदुस्तान में कत्लेआम का मंसूबा पालने वाले, हिंदुस्तान में आतंकी घुसपैठ कराने वाले आतंकी हाफिज सईद ने नया दांव चला है। आतंकी हाफिज सईद ने अपने आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का नाम बदलकर तहरीक-ए-आज़ादी जम्मू कश्मीर रख लिया है। तहरीक-ए-आज़ादी में भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर का जिक्र है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में नजरबंद होने के बावजूद आतंक का ये आका बाज नहीं आ रहा। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का नाम बदलने के पीछे क्या वजह हो सकती है, वो जानिए। अभी पाकिस्तान पर जो दबाव है वो सिर्फ भारत का नहीं है, जिसको अभी तक नज़रअंदाज करते आया है। अभी जो दबाव है वो सीधे साधे अमेरिका से है। अमेरिका ने 7 मुस्लिम मेजॉरिटी देशों पर पहले ही प्रतिबंध लगाए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान इसके बाद में अगली लिस्ट में हो सकता है। उसी के रिस्पांस में पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट में दोबारा रखा है। किस किस्म का हाउस अरेस्ट है वो शायद नाम के वास्ते ही है, जहाँ तक हम समझते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए ऐसा जरूर किया है। दरअसल हाफिज सईद का आतंकी संगठन जमात-उद-दावा प्रतिबंधित संगठन है, विशुद्ध तौर पर घोषित आतंकवादी संगठन। इस संगठन और इसके मुखिया हाफिज सईद के खिलाफ पूरे विश्व में आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान पर आतंकियों को शह देने के आरोप पहले से ही लगते रहे हैं। हाफिज नजरबंद है, मगर उसकी इस हरकत ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान के हुक्मरान उस पर नकेल कसने में नाकाम है। बात यह है कि पाकिस्तान की नीयत क्या है और खास करके पाकिस्तान आर्मी की नीयत क्या है, क्योंकि हाफिज सईद पाकिस्तान आर्मी का टूल है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का नहीं है। इसकी अनाउंसमेंट डिटेंशन की भी पाकिस्तान आर्मी की पीआर डिवीजन ISPR ने की थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं की है। तो वो उनके कंट्रोल में है और चाहे नाम बदली करें, पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार नाम बदली किया है। इनके 2500 ऑफिस हैं पाकिस्तान में और साथ में 11 इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे रिलीजियस ट्रेनिंग देते हैं। तो कितना कुछ छुपा लेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कितना सीरियसनेस दिखाते हैं। हाफिज सईद ने अपने संगठन का नाम तहरीक-ए-आज़ादी जम्मू कश्मीर रखा है, तो जाहिर सी बात है कि हमेशा की तरह उसका फोकस कश्मीर पर है। सूत्रों के हवाले से खबर पक्की है कि 2 संगठनों फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन और तहरीक-ए-आज़ादी जम्मू कश्मीर ने 5 फरवरी को लाहौर में एक कार्यक्रम आयोजित किया है। आपको बता दें कि आतंकी संगठन जमात-उद-दावा 5 फरवरी को कश्मीर दिवस मनाता है। हाफिज सईद ने पिछले दिनों वीडियो में अपने समर्थकों से पाकिस्तान में 5 फरवरी को मनाए जाने वाले कश्मीर एकजुटता दिवस के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए कहा था।
आपको बता दें कि फिलहाल हाफिज सईद नजरबंद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1267वें प्रस्तावों के तहत निगरानी सूची में डाल दिया गया था और एहतियातन हाफिज सईद को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था। हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद हाफिज सईद का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रिरियाते हुए कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई कराई है। इस वक्त चूंकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है, उनके मुश्तरका मफादात हैं। हालांकि अमेरिका के साथ हमारा मसला नहीं, मसला इंडिया के साथ है, मसला कश्मीर का है। लेकिन आज यानी मोदी इसके लिए जोर डाल रहा है। हाफिज सईद चाहे जो भी कहे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं है कि वो भारत का गुनहगार है और आतंकी है। अब जब इसने चोला बदला है तो पर्दे के पीछे से नापाक मंसूबों को समझना होगा ताकि आतंक के हर मंसूबे को ध्वस्त किया जा सके। जम्मू से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। हाफिज सईद के सर पर पाकिस्तान सरकार का हाथ है। इस बार भी हाफिज की नजरबंदी के पीछे नवाज सरकार ने खेल किया है। खबरदार में अब हम पाकिस्तान के उस गंदे खेल का विश्लेषण करेंगे जिसमें दुनिया को कुछ और दिखाया जाता है और सच्चाई कुछ और ही होती है। ये इस वक्त सवाल है कश्मीरियों का, क्या कश्मीरी लोग अपनी आज़ादी की बात नहीं कर सकते? इस वक्त बैरूनी दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ्तारी का फैसला किया। ये नजरबंदी से ठीक पहले का वीडियो है। हाफिज सईद के शैतानी दिमाग में बस कश्मीर ही कश्मीर है। ये अब की बात नहीं है। हाफिज सईद डंके की चोट पर कश्मीर तोड़ने की बात करता रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत उसे गोद में उठाए दुलारती पुचकारती रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहला मसला इस वक्त इंडियन फोर्सेस को कश्मीर से निकालना है। तो आज़ादी सबसे पहला मसला है। ये मसले बात के हैं कि कश्मीरी अवाम अपने लिए क्या फैसला पसंद करते हैं। हम समझते हैं कि वो उनको अपने फैसले का इख्तियार है। अगर हाफिज नजरबंद नहीं होता तो 5 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में कश्मीर की आजादी के नारे गूंजते। हाफिज ने हिंदुस्तान के खिलाफ आग भड़काने की पूरी तैयारी कर ली थी। हाफिज का प्लान था 5 फरवरी को लाहौर, इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी रैलियां करने का। इन रैलियों में स्कॉलर, वकील और राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाने का। खुली ट्रकों में लाउड स्पीकरों से शहरों में घूम घूम कर कश्मीर की आजादी के नारे लगाने का। तमाम शहरों को कश्मीर की आजादी के संदेशों वाले पोस्टरों और बैनरों से भर देने का। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद और मीरपुर में भी रैलियां करने का उसका प्लान था। ये सारी तैयारियां कई महीनों से चल रही थी और नवाज सरकार कानों में तेल डाले सो रही थी। कहा तो यही जा रहा है कि इस बार भी हाफिज के दामन पर हाथ डालने की रस्म अदायगी भर ही की गई। बस दुनिया को यह दिखा देना है कि पाकिस्तान सरकार इस शैतान को सरपरस्ती नहीं दे रही। लेकिन हकीकत यह है कि हाफिज सईद पर एंटी टेररिज्म एक्ट 1977 के तहत कार्रवाई की गई है। जमात-उद-दावा समेत 3 संगठनों को एंटी टेररिज्म एक्ट के दूसरे शेड्यूल में रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इन संगठनों पर सिर्फ निगरानी रखी जाएगी, इन पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने कार्रवाई का आदेश तो दे दिया लेकिन सबूत नहीं दिए। इसका मतलब ये कि कोर्ट में हाफिज सईद की नजरबंदी का फैसला नहीं टिक पाएगा। ये नाटक है। जब भी इन पे इंटरनेशनल दबाव पड़ता है, ये इनका एक बड़ी सेट ड्रिल है। पहले तो ये हाउस अरेस्ट का नाटक करते हैं, हाफिज सईद जनाब को अपने घर में नज़रबंद किया जाता है। ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ज़कीउर रहमान लखवी जैसों को जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ उन्हें 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलती है, थोरैया सैटेलाइट फ़ोन्स मिलते हैं। उसके बाद भी अगर ये चीज़ चलती है तो ये उसका नाम बदल देते हैं और जो फंड्स हैं वो एक से दूसरे से तीसरे अकाउंट में, नए नाम के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बिजनेस एज यूजुअल चलता है। अगर हम फिर भी इनको मानना चाहते हैं, हम फिर भी इनको क्रेडिट्स देना चाहते हैं, तो ये महज पागलपन है। वैसे खुद पाकिस्तानी मीडिया में भी ये थ्योरी चल रही है कि हाफिज को दबोचने के पीछे असली प्लान उसे आतंकवादी हमले के खतरे से बचाना है।
पाकिस्तानी सरकार ने ही हाफिज सईद को पहले भी कोर्ट से बचाया, कमजोर सबूत पेश किए और हाफिज कानून के शिकंजे से बाहर निकल आया। हाफिज पर मेहरबानी का आलम देखिए कि उसे Z+ सुरक्षा दी गई है। उसके घर के बाहर 4-4 बैरिकेड लगाए गए हैं। पंजाब पुलिस के 48 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और इसके अलावा हाफिज सईद को भारत के खिलाफ जहर उगलने की आजादी तो थी ही। आज तक ब्यूरो। कश्मीर को भारत से अलग करने का सपना हाफिज सईद सालों से देखता आ रहा है। कश्मीर में आतंकवादी साजिश उसी की दिमागी शैतानी देन है, लेकिन सच ये भी है कि हाफिज सईद की ये शैतानी देन बिल्कुल संभव नहीं होती अगर हाफिज सईद के पीछे पाकिस्तान की सरकार खड़ी नहीं होती। और कश्मीरियों की आज़ादी की जो कश्मीर का नाम सामने आते ही जैसे हाफिज सईद के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। कश्मीर को भारत से अलग करने की वो पाकिस्तान में खुलेआम तकरीरें करता है, रैलियां करता है और पाकिस्तान की सरकार उसे संरक्षण देती है। आपको याद होगा जब हमारे सुरक्षा कर्मियों ने आतंकी बुरहान वानी को मौत के घाट उतारा था तो हाफिज सईद कैसे तिलमिलाया था, कैसे उसने बुरहान के एनकाउंटर में हुई मौत को शहादत की शक्ल देने की कोशिश की। बुरहान वानी की शहादत हुई, 3 लाख कश्मीरी उसके जनाजे के लिए निकले और फैसलाबाद के भाइयों आपको मालूम है, अगर आप उस जनाजे की तस्वीर देखें तो एक नौजवान है जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो जनाजे के इस जुलूस की क़यादत कर रहा है। कौन है वो? कुछ जानते हैं आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर-ए-तैयबा का अमीर है। यह हाफिज सईद की असलियत है। सुरक्षा कर्मियों पर घात लगाकर हमले करने वाले दहशतगर्दों को वो पालता पोसता है, सीमा पार से उन्हें मदद देता है। कश्मीर में खून खराबा करने वाले लश्कर के आतंकी उसी की पैदाइश है। हाफिज ने कश्मीर में आग लगाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। जमात-उद-दावा की जगह जगह जिस संगठन को वो आगे बढ़ा रहा है, अब जरा इसके बारे में भी जान लीजिए। तहरीक आजादी जम्मू कश्मीर 20 धार्मिक समूहों का संगठन है। ये तमाम धार्मिक समूह पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हैं। तहरीक आजादी को ही 5 फरवरी को कश्मीर के समर्थन में रैलियां करने का जिम्मा दिया गया। पाक अधिकृत कश्मीर में हाफिज सईद ने भारत विरोध का पुख्ता नेटवर्क बना रखा है। POK में ही हाफिज की सरपरस्ती में आतंकियों की ट्रेनिंग होती है। भारत के खिलाफ हाफिज की हर एक साजिश को कहीं न कहीं पाकिस्तान सरकार की सहमति मिलती है। इस बार दबाव अमेरिका से था। ट्रंप के सख्त कदमों से नवाज सरकार डर गई थी, इसलिए हाफिज नजरबंद हो पाया। जम्मू में अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकवादी हाफिज की जड़ें पाकिस्तान में बहुत गहरी हैं, तभी तो सरकार पाकिस्तान में चाहे जिसकी रहे, हाफिज पर कभी कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। आइए हम आपको दिखाते हैं हाफिज का वो अतीत जो बेहिसाब दागदार है। हाफिज भारत का तो गुनहगार है ही, आतंक की फसल को वो कैसे खाद और पानी देता है, आप ये भी देखिए। इंशाअल्लाह इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में। आतंक का ये मुखिया कहने के लिए तो सिर्फ एक आतंकी संगठन चलाता है, मगर इसका कद इतना बड़ा हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार हाफिज के सामने अक्सर नतमस्तक नजर आती है। नहीं होगी। इंसानियत के दुश्मन हाफिज के जीवन का पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपको बताते हैं। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का मुखिया है हाफिज सईद। अब तहरीक आजादी जम्मू कश्मीर का सरगना है। हाफिज के संगठन को संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित किया हुआ है। आतंक के लिए जिम्मेदार लोगों की लिस्ट में हाफिज का नंबर 2 है। भारत में 2003 और 2005 में हुए आतंकी हमलों का गुनहगार है। हाफिज सईद मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले का गुनहगार है। मुंबई हमले के बाद 6 महीने तक नजरबंद था हाफिज सईद। लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2009 में रिहा हुआ। कश्मीरियों की मदद के नाम पर धन की उगाही करता है। उगाही में फलाह इंसानियत संगठन की मदद लेता है। पाकिस्तान में चंदा उगाही के लिए कैंप बना रखे हैं। हथियारों की तस्करी और ड्रग्स का भी धंधा है।
मांस के निर्यात से आतंक के लिए जुटाता है पैसे। जिस तरीके से भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर जमातुल दावा और हाफिज सईद जैसी ये जो संगठन है जो आतंकवादियों की ट्रेनिंग कराते हैं, पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा करते हैं, खुलेआम पाकिस्तान के अंदर इन्होंने आतंकी शिविर लगाए हैं, मुंबई के जो हमले हुए थे 26/11 के उसके ये जिम्मेवार लोग हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो खून खराबा हुआ है, जो निहत्थे लोगों की जाने गई हैं, उसके कातिल ये जमातुल दावा और हाफिज सईद, लश्कर तोयबा जैसे आतंकी संगठनों के लोग हैं। आज चाहे ये अपना नाम बदल लें, अपने संगठन का नाम बदल लें, चाहे अपना नाम बदल लें, तो भी इनके पाप खत्म नहीं होने वाले हैं। इनको इनके पापों की सजा मिलेगी। इनकी सजा जेल की काली कोठी में है इनकी जगह, और भारत सरकार को मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर और कड़ी कार्रवाई हमको इनके खिलाफ करनी चाहिए। ये बगावत नहीं है। जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि एक अनुमान के मुताबिक आतंक के सरगना ने 400 करोड़ की संपत्ति बना ली है। हाफिज सईद इंसानियत का कितना बड़ा दुश्मन है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलने वाले आतंकी हाफिज सईद को नजरबंद किया गया है। देखने में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सरकार हाफिज पर सख्त है, मगर हाफिज पर सख्ती दिखाने के नाम पर पाकिस्तान दुनिया की आंख में धूल झोंकता रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने ही 2013 में हाफिज के संगठन को 60 करोड़ रुपए अनुदान दिए। इन रुपयों का इस्तेमाल आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए किया गया। अब एक बार फिर दिखावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान हाफिज सईद पर सख्त है। देखना होगा कि ये सख्ती कितने दिनों तक रहती है। क्या पाकिस्तान हाफिज को सलाखों के पीछे भेजेगा? आज तक ब्यूरो। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। और खबरदार में अब हम उत्तर प्रदेश के चुनावी बॉक्स ऑफिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो का पूरा विश्लेषण करेंगे। नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में थे, जहां उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अखिलेश और राहुल पर जमकर हमला बोला। मोदी खूब बोले, लेकिन मोदी का एक जुमला शायद इस चुनाव में लोगों को जरूर याद रहेगा। चुनावी स्टेज पर पीएम मोदी का ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों से भरपूर, तरह तरह के अंदाजों से लैस। इसमें विपक्ष पर जुमलेबाजी थी, खुद का दामन पाक साफ बताने की चाहत थी। यूपी को ये बताना था कि दिल्ली और लखनऊ में एक ही पार्टी की सरकार क्यों जरूरी है। लेकिन शो का क्लाइमेक्स था पीएम का ये बयान। भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। अगर आपके स्कैम का मतलब है हमारे नाम, तो हम समझते हैं हमारे स्कैम में आपके नाम आते हैं। हमें देश को अमित शाह और मोदी जी प्रधानमंत्री से बचाना है। अगर इस बयान को बारीकी से देखा जाए तो संकेत यही है कि बीजेपी इस बार भ्रष्टाचार पर चोट करेगी। केंद्र की मोदी सरकार के बेदाग 2.5 साल यूपी को दिखाए जाएंगे तो पुराने आरोपों के आईने में विरोधियों को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश होगी। मोदी ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर भी सलीके से हमला किया। राजनीति में गठबंधन तो हमने देखे हैं, लेकिन ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जो सुबह शाम एक दूसरे के खिलाफ, और आज से नहीं, पिछले कई दशकों से एक दूसरे को खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज गले लग करके बचाओ बचाओ बचाओ। मोदी ये सब यूपी में ही कह सकते हैं, क्योंकि यूपी यूपी है, महाराष्ट्र या कश्मीर नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के रिश्ते में अब मर्यादा, मान, सम्मान कुछ भी नहीं रहा, तो कश्मीर में पीडीपी बीजेपी के रिश्ते पर भी सवाल उठते रहे हैं।
लेकिन फिलहाल तो मोदी के सामने यूपी का लक्ष्य है, इसलिए तमाम सवाल यूपी के इर्द गिर्द ही उठे। करीब 4000 करोड़ रुपया ये यूपी सरकार को आरोग्य की सेवाओं के लिए, अगर बुजुर्ग लोग बीमार होते हैं तो उनको मदद करने के लिए दिए। 4000 करोड़ में से 2500 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाए और उसका भी हिसाब अभी तक देने से कतराते रहते हैं। यूपी में बीजेपी के पास बस एक ही चेहरा है, पीएम मोदी का। पीएम मोदी का नाम, पीएम मोदी का काम, सारा दारोमदार ब्रांड मोदी पर है। इसलिए मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात की। हमारी फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की। दुनिया के बड़े बड़े देश अभी अध्ययन कर रहे हैं ये कैसे हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन, और पाकिस्तान की धरती पर जाकर के पाई पाई का हिसाब चुकता कर दिया, पाई पाई का हिसाब। मोदी ने जिक्र नोटबंदी का भी किया, लेकिन उस जिक्र में चुनावी मुद्दा बनाने की चाहत नहीं दिख रही थी। भाइयों बहनों, मैं 8 नवंबर को जानता था कि निर्णय सरल नहीं है। जिसके पास वो सारे मेरे दुश्मन बन जाएंगे, ये मुझे उसी दिन पता था। जिन्होंने लूटा है वो सारे मिल जाएंगे। आज मैं देख रहा हूं ये सारे मिलकर के तूफान खड़ा कर रहे हैं कि मोदी ने हमें लूट लिया, अब मोदी को गिरा के रहेंगे। पहले शो में भीड़ जुटी, मजमा जुटा। बीजेपी उम्मीद कर रही होगी कि ये भीड़ वोट में तब्दील हो जाए, क्योंकि जीत का कोई और रास्ता भी नहीं है। मेरठ में मोदी ने चुनावी रैली का शंखनाद करते हुए 1 घंटा भाषण दिया और इसमें जय जवान और जय किसान के साथ ही स्कैम की नई राजनीतिक परिभाषा गढ़ी। गन्ना किसानों का मुद्दा उठाते हुए इन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश को बचाना और बनाना है तो मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, ताकि केंद्र जितनी रकम देता है यहाँ के विकास के लिए वो पूरी की पूरी जनता के विकास और सेवा में लग सके। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ संजय शर्मा, मेरठ, आज तक। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एम फैक्टर से हर कोई परेशान है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती भी। वजह अलग अलग जरूर है, लेकिन फैक्टर एम एक ही है। तो खबरदार में अब हम उस एम फैक्टर का पूरा विश्लेषण करेंगे जिसने इन तीनों को बेहद परेशान कर रखा है। क्या अखिलेश को एम फैक्टर यानी मुलायम फैक्टर से डर लग रहा है? और ये पार्टी नेताजी की है। क्या मायावती को एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर से डर लग रहा है? अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं बेकार ही चला जाएगा। क्या राहुल गांधी को भी एम फैक्टर यानी मायावती से डर लग रहा है? मायावती जी की मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं। ये 3 बड़ी पार्टियों की मुश्किलें हैं। पहले बात समाजवादी पार्टी की। मुठों वर्चस्व की लड़ाई हार चुके हैं। पार्टी पूरी तरह अखिलेश की हो चुकी है, लेकिन पुराना नारा है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। अखिलेश ये बात आज भी नहीं भूले हैं। आप परीक्षा जब कभी कोई लेगा तो आप देख लेना कि हम और पूरी समाजवादी पार्टी नेताजी के साथ खड़ी दिखाई देगी, और ये पार्टी नेताजी की है। हमें तो लगा एक बार, और आपको भी लगा होगा कि साइकिल कहीं छूट न जाए, और यकीन मानिए कैसे दिन कटे हम ही जानते हैं। ये अच्छे दिन वाले नहीं जानते ये दिन कैसे कटते हैं, लेकिन राजनीति का रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा, हम क्या करें उसके लिए। मुलायम को भवन में रहे तो को भाजन कौन होगा ये अखिलेश जानते हैं। इसलिए जिस पिता से जंग करते नहीं हिचके, उन्हीं को हाशिए पर डालने से अब हिचक हो रही है।
एम फैक्टर का सवाल मायावती के सामने भी है, जिनके लिए एम का मतलब मुलायम नहीं मुसलमान है। जरा देखिए कितनी बेचैनी से मायावती यूपी के मुसलमानों को ये समझा रही हैं कि उनका समर्थन बीएसपी को मिलना कितना जरूरी है। कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की पूरी कोशिश भी करेंगे और फिर इनका अपना बेस वोट भी दो खेमों में ही बंटकर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुंच सकता है। मायावती को अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एकजुट हो जाना मुसलमानों को लामबंद कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पहली गेंद डाले जाने से पहले ही मैच से बाहर हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की चिंता कुछ और ही है। एम फैक्टर उनके लिए भी मायने रखता है, लेकिन राहुल के लिए एम का मतलब ना मुलायम है ना मुस्लिम, उनके लिए एम का मतलब है मायावती। राहुल गांधी मायावती पर हमला करने से लगातार बच रहे हैं। अखिलेश के पहलू में बैठकर भी मायावती पर हमला करने से कतरा गए। मायावती जी की मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं। मायावती जी में और बीजेपी में बहुत बड़ा फर्क है। बीजेपी क्रोध फैलाती है, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाती है और उनकी विचारधारा से हिंदुस्तान को खतरा है। मायावती जी की विचारधारा से हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं और अपना अपना मतलब है, यही सियासत है। आज तक ब्यूरो। और अब खबर गोवा और पंजाब की, जहां आज जनादेश दर्ज हो चुका है। पंजाब में 71% पोलिंग हुई है जबकि गोवा में बम्पर 87% मतदान हुआ। गोवा में 250 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जबकि पंजाब में 1145 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। और खबरदार में अब हम खबर आपको उस सीरियल किलर की दिखाएंगे जिसे हत्या करने का शौक था। शौक भी सिर्फ हत्या करने का नहीं बल्कि हत्या करने के बाद लाश को घर में ही दफन करने का और फिर दफन की गई लाश पर चबूतरा बनाने का। हत्या का यह आरोपी जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो हर गुनाह बेपर्दा हो गया। वो सनकी शख्स बेहिचक करता था कत्ल। कत्ल के बाद घर में दबाता था लाश। लाश के ऊपर बनाता था संगमरमर का चबूतरा। इस नीली शर्ट वाले मासूम से चेहरे को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इस शख्स पर अपने परिवार को खत्म कर देने का आरोप लगा है। पुलिस के सामने इसने कबूल किया है कि इसने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला, इसने ही अपने माँ बाप को मार डाला। मगर कत्ल की यह वारदात सामान्य तरीके की नहीं है। इस शख्स की ऐसी आदत थी जिसे सुनकर आप सन्नाटे में आ जाएंगे। ये सिर्फ सीरियल किलर नहीं है बल्कि साइको किलर है जो हर कत्ल के बाद घर में ही गड्ढा खोदकर लाश को दबाता था और फिर लाश के ऊपर पत्थर का चबूतरा बनाता था। उसी चबूतरे पर बैठकर इत्मीनान की सांस लेता था। कोई फिल्मी कहानी नहीं है ये। अपराध की दुनिया का वो सियासत है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि हैरान करने वाला है। अपनी गर्लफ्रेंड के कत्ल के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में आए भोपाल के इस सन के कातिल की कहानी जैसे जैसे सामने आ रही है, हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे खुलासे जिन्हें सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो। यह तस्वीर उसी 30 साल के उदयन की है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया और फिर उसे घर में दफनाकर उसके ऊपर संगमरमर का चबूतरा बना दिया। गर्लफ्रेंड की मौत की कहानी आपको तफसील से बताएंगे, मगर पुलिस की गिरफ्त में उदयन आया तो ऐसे खुलासे हुए कि पुलिस के भी कान खड़े हो गए।
जो आरोपी है उदयन, उसने एक चीज़ बताई है कि उसने अपने पेरेंट्स को भी 2010-11 में रायपुर में उनको मारा था, वो उनको वहीं ज़मीन में गाड़ दिया था। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो जो स्टेटमेंट्स देता है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है और वो कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट भी हो जाते हैं। तो ये जो उसने बोला है, ये इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए रायपुर आज एक टीम जा रही है, तो वो ये चीज़ क्लेरिफाई होगी कि क्या उसने सही में अपने पेरेंट्स को मारा है कि नहीं। सुना आपने, 2010 में उदयन ने अपने माँ बाप का कत्ल किया। कत्ल के बाद घर में गड्ढा खोदकर लाश दबा दी, लाश के ऊपर चबूतरा बनाया। हम अभी उसी जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं जहां पर कि उनके माता पिता की लाश दबी होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ये घर को 2013-14 में खरीदा। मैं उदयन दास से मेरा कोई किसी प्रकार का संपर्क उस बीच में नहीं हुआ, ना आज दिनांक तक हुआ। उदयन ने अपने माँ बाप का कत्ल तब किया था जब वो रायपुर में रह रहे थे, इसलिए भोपाल की पुलिस अब रायपुर जा रही है ताकि उदयन के अपराध का सच सामने आ सके। अभियुक्त ने एक अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड को मार के घर में ही दफना दिया है। साथ ही अपने बयान में उसने ये भी स्वीकारा है कि अपने माँ बाप को, जो कि 2010 के लगभग रायपुर में थे, रायपुर में उनकी भी हत्या करके उन्होंने रायपुर में ही एक घर में उनको दफन किया है। कत्ल के बाद उदयन की खामोशी और मासूम चेहरे के आगे लोग धोखा खा गए। इस बीच वो रायपुर से बाहर निकलकर भोपाल आ गया, लेकिन वो लगातार मां की पेंशन पर हाथ साफ करता रहा। उदयन की मां विंध्याचल भवन में एनालिस्ट के पद से रिटायर हुई थी। हर महीने मां की 30,000 रुपए की पेंशन आती है। उदयन के माता पिता का MP नगर स्थित फेडरल बैंक शाखा में ज्वाइंट अकाउंट है। उदयन हर महीने मां की पेंशन निकालता था। साइको किलर उदयन का यह राज कभी नहीं खुलता। 2 हत्या और फिर लंबे वक्त तक पुलिस की कैद से बाहर रहने से वो बेखौफ हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। गर्लफ्रेंड के कत्ल में उदयन गिरफ्तार हुआ तो उसके सारे गुनाह का पर्दाफाश हो गया। हमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। माँ पिता की हत्या की यह कहानी उस वक्त सामने आई जब सीरियल किलर गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोप में पकड़ा गया। लेकिन इस आरोपी ने अपनी उस गर्लफ्रेंड को आखिर क्यों मार डाला, जिससे इसने सोशल साइट के जरिए मोहब्बत की थी? क्या है ये पूरी कहानी, देखिए। पुलिस की गिरफ्त में उदयन आया तो तोते की तरह बोलने लगा। उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और उसके गुनाहों से पर्दा उठा। उसकी गर्लफ्रेंड की कत्ल की वारदात सामने आने के बाद कत्ल की एक कहानी भी हैरान करने वाली है। सोशल साइट पर लड़की से दोस्ती की, दोस्ती प्यार में बदली, प्यार परवान चढ़ा, मोहब्बत आगे बढ़ी, लड़की ने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर लड़की लड़के के पास आ गई। लड़का लड़की लिव इन में रहने लगे और फिर एक दिन लड़के ने लड़की को मार डाला। शुरू कहानी बिल्कुल सीधी सादी लगती है, मगर सच्चाई जानेंगे तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। देखिए, संगमरमर के चबूतरे पर कुदाल की टंकार उस लड़की के शव को निकालने के लिए हो रही है, जिसे लड़की के प्रेमी यानी इसी उदयन ने दिसंबर में मारकर दफना दिया था। सुनकर भले ही अजीब लगे, मगर मोहब्बत के बाद मर्डर की ये वो खौफनाक कहानी है जो रिश्तों को शर्मिंदा करती है। उदयन दास एक लेविश लाइफस्टाइल लीड करता है और मर्सिडीज बेंज में घूमता है, और पुलिस के मुताबिक उदयन दास ने अपनी गर्लफ्रेंड को, आकांक्षा को, गला घोंटकर दबाकर उसे मार दिया है। फेसबुक पर दोस्ती, दोस्ती से प्यार और प्यार के बाद कत्ल की पूरी कहानी तफसील से समझिए। भोपाल के रहने वाले उदयन को पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली श्वेता उर्फ आकांक्षा से फेसबुक पर मोहब्बत हुई। उदयन की बातों में आकर आकांक्षा अपना घर छोड़कर भोपाल आ गई। जून 2016 में आकांक्षा माँ बाप का घर छोड़कर भोपाल आई। भोपाल में उदयन और आकांक्षा लिव इन में रहने लगे। इस दौरान आकांक्षा अपने घर में कभी कभी बात करती थी और बताती थी कि वो नौकरी के सिलसिले में बाहर है। उसने थाना गोविंदपुरा से संपर्क किया और उसने बताया कि हमारे यहाँ से एक श्वेता उर्फ आकांक्षा नाम की लड़की पिछले जून माह से अपने परिवार से यह कह के कि मैं बाहर जॉब पर गई हूँ, कहीं गई हुई है।
लेकिन परिवार वालों की माने तो दिसंबर 2016 के बाद से आकांक्षा के फोन आने बंद हो गए। अब आकांक्षा सिर्फ मैसेज के जरिए ही अपने परिवार वालों से बात करती थी। मैसेज के जरिए घर वालों को बताया गया कि आकांक्षा विदेश में है। जब कई दिनों तक घर वालों की बात नहीं हुई तो उन्हें आशंका हुई। लापता थोड़ी थी, वो तो सर्विस करती थी वहाँ। कहाँ सर्विस करती थी? अमेरिका में सर्विस करती थी। घर वालों को शक हुआ तो उन्होंने बांकुरा में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने आकांक्षा के नंबर को ट्रेस किया तो कत्ल की इस खौफनाक कहानी का पर्दाफाश हो गया। एक अपराध 365-368 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया। उस आधार पर पुलिस आई, पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा। लड़के के बताए अनुसार कि उसने दिसंबर माह के अंत में उस लड़की को आपस में कुछ विवाद होने पर उसकी हत्या कर दी है। उदयन ने मामूली सी बात पर अपने साथ लिव इन में रह रही आकांक्षा को मार डाला और गुनाह को छिपाने के लिए उसका शव घर के भीतर ही दफना दिया। उस पर संगमरमर का चबूतरा बना दिया, मगर ये पत्थर भी उदयन के गुनाह को छिपाने में नाकाम रहे। आरोपी गिरफ्तार है, उसके गुनाहों का हिसाब तो होगा ही, मगर उसके पहले वो जिस तरह से खुलासे कर रहा है वो हैरान करने वाला है। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। इराक में लंबे समय से जारी हिंसा के दौर ने इंसान ही नहीं जानवरों पर भी सितम ढाया है। इराक के मोसुल शहर के चिड़ियाघर से आई बेजुबानों की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जख्म के इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इससे परेशान हैं। पहली नजर से ही मोसुल की चिड़ियाघर का हाल झलक गया। जानवरों की खराब सेहत, पिंजड़ों की हालत से सब कुछ बयां हो रहा है। ये लापरवाही और आईएसआईएस के जुल्म की कहानी है, पर लगता है कि अब हालात सुधरेंगे। आईएसआईएस को शहर से खदेड़ने के बाद अब इस चिड़ियाघर के दिन फिरने लगे हैं। चिड़ियाघर अफसरों की तैनाती हुई है। अब अफसर जानवरों को खाना दे रहे हैं। शनिवार को सालों के बाद उन्हें पेट भरकर खाना दिया गया। चिड़ियाघर में बच्चों के साथ साथ लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आवाम सुकून से जानवरों के बीच खड़ी उन्हें निहार रही है। सालों की जंग के बाद मौसूल से आईएसआईएस को खदेड़ दिया गया। अब हालात सामान्य हो रहे हैं। अब उम्मीद जगी है कि चिड़ियाघर में पहले जैसी रौनक लौटेगी, हालात सुधरेंगे। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।